अभी प्रेजेंट टाइम में जो कुंवारी हैं वो ये हैं जिनके मैं अभी दर्शन करके आया हूँ। वो सभी बच्चियों को एक अंधेरे कमरे में डाला जाता है। तो पूजा आराधना के समय में वो लोग पशु बलि भी करते हैं। हर सब लहूलुहान हो जाता है। उस समय का वातावरण सब डरावना हो जाता है। और जब ये 3-4 साल की होती है तो सिलेक्शन होता है। अभी जो कुमारी माता मंदिर के अंदर में रह रही हैं वो करीब करीब 8 साल की हो गई है। जैसे कि लंबी लंबी बालें, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत सुंदर सा एक बच्ची को कुमारी माता का रूप में सिलेक्शन करते हैं। ये काली माँ की मूर्ति है क्योंकि वो नीचे देखो शंकर जी हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ नेपाल में और नेपाल की राजधानी काठमांडू में मैं हूँ। मुझे आज काठमांडू में चौथा दिन है। 4 दिन हमको हो गए यहाँ पे घूमते हुए। अभी मैं जिस जगह पे पहुँचा हूँ इसको बोलते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर और इसको हनुमान ढोका के नाम से भी जानते हैं। हनुमान ढोका मतलब हनुमान का मतलब तो आप समझ गए होंगे और ढोका का मतलब होता है द्वार। यहाँ पे ढोका मतलब नेपाली में बोलते हैं द्वार को। और यहाँ पे ऐसे करके कई सारे स्क्वायर हैं, जैसे ये है काठमांडू स्क्वायर। इससे पहले कल मैं गया था तो वहाँ पे एक था भक्तपुर दरबार स्क्वायर। तो जिस जगह पे मैं अभी हूँ इसको हनुमान ढोका बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे एक कुंवारी और हैं जिनको नेपाल में पूजा जाता है। मतलब 5 साल की एक लड़की होती है जिनको कुंवारी का दर्जा दिया जाता है, जिनको ये लोग देवी की तरह पूजते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री उनसे वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आता है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी रहती है। इधर आगे एक बात आप लोगों भी कन्फ्यूजन में होंगे और मैं भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दरबार स्क्वायर हैं सारे के सारे यहाँ पे एक जैसे ही बने हुए हैं। सभी में इस तरह के मंदिर हैं और सेम वैसे ही आर्किटेक्चर है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे पहले मैं कल गया था ना भक्तपुर दरबार स्क्वायर, तो वहाँ पे भी इसी प्रकार की एक बिल्डिंग बनी हुई थी और उसमें भी यहाँ पे जैसे ये लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो डंडे लगे हुए हैं ना, जो 2015 में यहाँ पे भूकंप आया था उसी समय में ये जो बिल्डिंगें थी इनमें दरारें आई थी और ये सपोर्ट के लिए जो डंडे इसमें लगाए गए हैं जिससे ये गिरे ना। और मंदिर वगैरह सेम वैसे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे जैसे कि वो दरबार स्क्वायर में थे, उसी प्रकार के यहाँ पे भी मंदिर वगैरह बने हुए हैं। सेम उसी आर्किटेक्चर में है। लकड़ी के मंदिर यहाँ पे रहते हैं। आगे चलते हैं और आगे से और दिखाते हैं आपको। जैसे कि मेरे हिसाब से ये क्यों किसकी मूर्ति है? भैरव बाबा की। ये काली माँ की मूर्ति है क्योंकि वो नीचे देखो शंकर जी हैं यहाँ पे और ऊपर काली माँ तांडव कर रही हैं। अब मेरे को पता नहीं है कि ये किस समय मतलब काली माँ ने ये भेष डाला था, जब एक किसी राक्षस को मारा था उस समय की बात है ये, जिसमें काली माँ ऊपर हैं और नीचे शिव जी यहाँ पे नीचे इनके कदमों में यहाँ पे मूर्ति है। तो यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं और बहुत ही मान्यता है इस जगह की। काठमांडू में काठमांडू के लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। मंदिर वगैरह जो भी हैं सारे के सारे एक शेप में बने हुए हैं। और यहाँ पे बताते हैं वो जगह है, वो महल भी है जहाँ पे जो नेपाल किंगडम के जो राजा थे वो रहा करते थे। इससे पहले जब मैं गया था ना एक दरबार स्क्वायर और था। जितने भी दरबार स्क्वायर मैंने देखे हैं वहाँ पे एक राजा का महल ज़रूर रहा है जिसमें राजा रहा करते थे। मतलब इससे पहले और भी मैं 2 दरबार स्क्वायर जाके आया हूँ, वहाँ पे भी सेम पैलेस बने हुए हैं जिनमें राजा रहा करते थे। मैं अंदर आ गया तो यहाँ आके मुझे पता लगा है कि इसका टिकट भी लगता है, यानी 150 रुपये का टिकट है। और इस टिकट से हम कुंवारी टेम्पल जो है वो देख सकते हैं और म्यूजियम देख सकते हैं। ये जो सामने वाला मंदिर है ये मुझे बताया गया है ये कुंवारी टेम्पल है और वो कुंवारी जो है वो इसी मंदिर के अंदर रहती हैं। तो लिखा भी हुआ है कुंवारी खार और यही है वो मंदिर। जिस घर में मैं अभी बैठा हूँ ये कुंवारी का घर है और इसी में वो अभी रहती हैं। बता रहे हैं कि अभी वो दर्शन देने वाली हैं, थोड़ी बहुत देर में वो दर्शन देंगी। दर्शन करने जैसे वीआईपी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अलग से ही गेट बनाया गया है, लेकिन और लोगों के लिए दर्शन देने के लिए वो टाइम टू टाइम आती हैं। और यहाँ पे ये जो घर बना हुआ है इसी के अंदर कुंवारी आज भी रहती है। अभी हम लोगों को दर्शन हो चुके हैं कुंवारी के और ये जो सामने वाली खिड़की है ना इसमें बीच वाले में इसमें कुंवारी जी आई थी थोड़ी देर के लिए दर्शन देने के लिए। उस टाइम पे ये जो कैमरे वगैरह होते हैं और जो फ़ोन वगैरह होते हैं उनको स्विच ऑफ करा दिया जाता है, मतलब फ़ोटो आप लोग नहीं ले सकते। अच्छा यहाँ पे मतलब 3 दरबार स्क्वायर है ना?
तीन दरबार स्क्वायर हैं। काठमांडू उपत्यका के अंदर में 3 दरबार स्क्वायर हैं। ये इस तरह है कि 17वीं सदी तक नेपाल के अंदर में 24 से ज़्यादा छोटी छोटी राज्य हुआ करता था। 24 तो उस समय काठमांडू उपत्यका के अंदर में भी 3 छोटे राज्य थे, जिनको आज के दिन में दरबार स्क्वायर के नाम से जाने जाते हैं। एक तो ये हुआ काठमांडू, दूसरी वाली पाटन और तीसरी वाली बागपत। ये राज्य हुआ करते थे पहले। राज्य हुआ करते थे। और ये तीनों दरबार स्क्वायर में मल्ला राजवंशों के राजाओं ने राज किया करता था। नेपाल में 12वीं सदी से 17वीं सदी तक मल्ला राजवंश के राजा था। और 18वीं सदी के शुरू में आकर के एक दूसरे राजवंश, जिनको शाह राजवंश बोलते हैं, वो शाह राजवंश के एक राजा ने सभी छोटी राज्यों को एकत्रित करके एक राष्ट्र बना लिया, नेपाल राष्ट्र। हाँ, नेपाल राष्ट्र बना लिया। तो उस समय काठमांडू और पोखरा के बीच में एक रास्ता उत्तर की तरफ जाती है। वहाँ पर एक छोटे से राज्य हुआ करता था, जिनको गोरखा बोला जाता था। अच्छा। जहाँ पर शाह राजवंश के राजाओं ने राज किया करता था। और उस छोटे राज्य में एक बाबा जी रहते थे, उनको गोरखनाथ जी बाबा बोलते हैं। गोरखनाथ जो हमारे तरफ हाँ। वही पूजे जाते हैं, वही गोरखनाथ हाँ, ना? वही गोरखनाथ। आपके यहाँ भी वो गोरखपुर हाँ, है ना? हाँ। और वो गोरखनाथ जी बाबा समय समय में राजा को सलाह सुझाव दिया करता था। और उन्हीं के एडवाइस में वो शाह राजवंश के एक राजा, जिनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने ही एकत्रित करके एक राष्ट्र बनाया। अच्छा, ये जो कुंवारी जी का जो आश्रम है, इसका क्या मतलब वो है? कुमारी माता एक हम आप जैसे ही आदमी का एक छोटी सी बच्ची है, और उनको माता के रूप में सिलेक्शन किया जाता है। सिलेक्शन किस एज में किया जाता है जब वो रहती हैं? करीब 3-4 साल की होती है जब सिलेक्शन होता है। ये हम आप जैसे आदमी की एक छोटी सी बच्ची को माता के रूप में क्यों सेलेक्ट किया जाता है, इसका कारण यह था कि 17वीं सदी में जब मल्ला राजवंश के अंतिम राजा जयप्रकाश मल्ल राज कर रहे थे, ये राजा बहुत ही चालाक था। तो ये राजा क्या करते थे कि यहाँ की सबसे ऊंची, सबसे बड़ी मंदिर तलेजू माता तलेजू माता, तुलजा भवानी माता का मंदिर, यहाँ पर जाया करता था। तो जब ये राजा यहाँ पर पहुँचते थे, तुलजा भवानी के मंदिर में पहुँचते थे, तो तुलजा भवानी माता भी हम आप जैसे ही आदमी के स्वरूप में प्रकट हो जाते थे। और वो दोनों, तुलजा भवानी माता और मल्ला राजवंश के यह राजा, एक आपस में बातचीत करते थे। तो बातचीत के दौरान में ये देवी माता से अपने राजकाज चलाने के लिए सलाह सुझाव भी लिया करता था। और जब ये कन्वर्सेशन, जब ये बातचीत खत्म हो जाती थी, तो वो दोनों, तुलजा भवानी माता और मल्ला राजवंश के एक राजा, एक आपस में त्रिपासा खेला किया करता था। तो त्रिपासा खेलते थे, और हर समय, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर बरस तुलजा भवानी माता ही जीतती थी। और राजा प्रयास करते थे जीतने के लिए, लेकिन सभी समय वो हार जाते थे। और एक दिन अचानक ये राजा ने त्रिपासा को जीत लिया। त्रिपासा को जीतने के बाद ये तुलजा भवानी माता बहुत खुश हुई। खुश होकर के बोलने लगी कि हे राजन, आज तुमने ये त्रिपासा को जीत लिया, मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए जो चाहते हो मांग सकते हो हमसे। राजा के मन में कुविचार बेविचार आ गया। कुविचार बेविचार आने के बाद ये राजा बोलने लगे, हे तुलजा भवानी माता, आप बहुत ही सुंदर हैं, हो सके तो हमको आपका सुंदरता दे दीजिए। तुलजा भवानी माता समझ गई कि ये राजा के मन में खोट आ गया, बेविचार आ गया। ये जानने के बाद तुलजा भवानी माता अलग हो गई। और उसी रात को ये राजा सपना देख रहा था। सपने में तुलजा भवानी माता प्रकट होकर के बोलने लगी, तुम्हारे मन में बहुत ही खोट आया था, कुविचार आया था, इसलिए मैं अलग हो गई थी। और यदि अभी भी अपने राजकाज चलाने के लिए हमसे बातचीत करना चाहते हो, हमसे सलाह सुझाव चाहते हो, तो अपने समाज से एक छोटी सी बच्ची को सिलेक्शन कर लो। मेरा आत्मा इसी बच्ची के शरीर के अंदर में चली जाएगा, इसीलिए इस तरह इस बच्ची से अपने राजकाज चलाने का सलाह सुझाव इस बच्ची से ले सकते हैं। तो मतलब आज भी इनको तुलजा भवानी के रूप में पूजा जाता है। हाँ, जो कुमारी कन्या है जो। हाँ, हिंदू लोग तुलजा भवानी माता का एक दूसरे स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। और बुद्ध धर्म के लोग ये बुद्ध धर्म की एक देवी के रूप में मानते हैं। तो जब ये कुमारी माता का सिलेक्शन होता है, उस समय सबसे पहले यहाँ के लोग क्या करते हैं कि 3-4 साल के सभी बच्चियों को एकत्रित करते हैं। और वो सभी बच्चियाँ एक जाति है जिसको शाक्य बोला जाता है, शाक्य जाति का होना चाहिए। हाँ, तो नेपाल में 124 से ज़्यादा छोटे छोटे जातियाँ हैं। हर जाति का अपने ही मदर लैंग्वेज, अपने ही ड्रेसेस, अपने ही फेस्टिवल होते हैं।
और कुमारी माता का सिलेक्शन होने के टाइम में इसी शाक्य जाति से करना ज़रूरी है। सबसे पहले 3-4 साल के सभी छोटी बच्चियों को एकत्रित करते हैं शाक्य जाति से, और ये शाक्य जाति बुद्धिस्ट धर्म को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कुमारी माता बुद्ध धर्म के परिवार से आते हैं। तो सभी बच्चियों को कलेक्ट करने के बाद, एकत्रित करने के बाद, वो सभी बच्चियों को एक अंधेरे कमरे में डाला जाता है और बाहर में हिंदू और बुद्ध धर्म के पुजारी पूजा आराधना शुरू करते हैं। तो पूजा आराधना के समय में वो लोग पशु बलि भी करते हैं, फर्श सब लहूलुहान हो जाता है। उसके बाद लोग मास्क पहन करके मास्क डांस भी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मंत्रोच्चारण होता है, बड़ी बड़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाते हैं, है ना। इस तरह का ये जो पूजा आराधना है 3 से 4 घंटे तक चलती है और उस समय का वातावरण सब डरावना हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 से 4 साल की वो सभी बच्चियाँ अंधेरे कमरे के अंदर में 3 से 4 घंटे तक, अधिकांश बच्चियाँ डर जाती हैं, रोने धोने लगती हैं। और जब ये पूजा आराधना ख़त्म हो जाती है, सभी बच्चियों को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद वो 2 पुजारी एक बच्ची को सेलेक्ट करते हैं जो अंधेरे में रहने से नहीं डरी, जो लहूलुहान फर्श देखने से नहीं डरी, डरावनी आवाज़ सुनने से नहीं डरी। इस तरह का एक निडर बच्ची कुमारी माता होने के लिए योग्य हो गई। सुना जाता। हाँ, उसके बाद ये निडर बच्ची के शरीर 32 लक्षण से युक्त होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। जैसे कि लंबी लंबी बालें, बड़ी बड़ी आँखें, बहुत सुंदर सा एक बच्ची को कुमारी माता का रूप में सिलेक्शन करते हैं और लोग समझते हैं कि तुलजा भवानी माता का जो आत्मा है इस बच्ची के अंदर में चले गए और उनकी पूजा करते हैं। और जब ये 3-4 साल की होती है तो सिलेक्शन होता है। अभी जो कुमारी माता मंदिर के अंदर में रह रही हैं वो करीब 8 साल की हो गई है। और जब ये 14-15 साल की हो जाती है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो दूसरे को सेलेक्ट करते हैं और सेम सिलेक्शन प्रोसेस फिर होता है। इस तरह किसी भी जगह के बारे में अच्छे से जानने के लिए वहाँ पे हमको गाइड ही समझा सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने बड़े अच्छे से हमको समझाया कि किस तरह से क्या मतलब ये जो यहाँ पे जो कुमारी माता जो होती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, कैसे करके उनका प्रोसेसिंग होता है, उनको चुनने का सब कुछ उन्होंने बहुत ही बारीक तरीके से हमको बताया। वैसे अगर हम यहाँ पे ऐसे ढूंढते रहते तो हमको नहीं उतना समझ में आता, और इसीलिए हम कहीं पे भी जाते हैं जिस जगह के बारे में हमको इतना नहीं पता रहता है, उतनी नॉलेज नहीं रहती है, तो वहाँ पे हम गाइड लेते हैं। दोस्तों ये जो हॉल आप लोग देख रहे हैं ये एक मीटिंग हॉल है जहाँ पे राजा की सभा लगती थी, जहाँ पे राजा की मीटिंग होती थी। अभी इसके अंदर जाके मैं आया हूँ। ये जो म्यूज़ियम बना हुआ है ये बताते हैं एक जो दरबार लगता था जहाँ पे राजा का मीटिंग हॉल है, जहाँ पे उनका दरबार वगैरह लगता था। और जैसे अपने यहाँ म्यूज़ियम वगैरह में जो रखी होती है ना बंदूक वगैरह, उस तरह के यहाँ पे शस्त्र वगैरह रखे हुए हैं जिनका वीडियो वगैरह बनाना या फ़ोटो लेना बिल्कुल ही मतलब मनाही थी। आप अंदर वीडियो या फ़ोटो नहीं ले सकते, ऐसा ही कुछ था और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये भी बता रहे हैं जब भूकंप आया था यहाँ पे तो ये भी मतलब इसमें भी दरारें आई थी और उसको भी नुकसान पहुँचा था। इसकी दोबारा से रिपेयरिंग की गई है, दोबारा से इसको बनाया गया है। अभी मैं जिस एरिया में हूँ ये राजा का महल है। देखिए पीछे इस साइड में ये पूरा एक राजा का महल है जिसमें जो किंगडम यहाँ का जो राजा था वो रहा करते थे। और यहाँ पे देखिए ये जो जगह है ना, यहाँ बता रहे थे कि राजा का राज्याभिषेक होता है इस जगह पे। और ये महल है राजा का और इसके अंदर यहाँ पे तलेजू माता मंदिर है। तलेजू माता वही मंदिर है जो अभी बता रहे थे ना, गार्ड साहब ने जो बताया था हमको कि उसके बाद में ही यहाँ पे ये जो कुमारी की प्रथा है वो शुरू हुई है। तो ये मंदिर सिर्फ साल में एक बार खुलता है दशहरे के दिन, और दशहरे के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। बहुत मतलब ये पूरा चौक भर जाता है उस टाइम पे, और उस मंदिर में बलि भी दी जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो कुंवारी हैं वो ये हैं जिनके मैं अभी दर्शन करके आया हूँ। इस जगह को हनुमान ढोका इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे पीछे हनुमान जी की एक मूर्ति है और उसके पीछे एक गेट बना हुआ है। मतलब ढोके का मतलब होता है यहाँ पे द्वार, और उसके पीछे ही यहाँ पे राज दरबार वगैरह है जहाँ पे राजा रहा करते थे। वो दरबार भी है और वो मंदिर भी है, तलेजू माता का मंदिर, वो भी इसी के अंदर है जहाँ पे दरबार है वहीं पे। अभी ये जो था यहाँ पे हनुमान ढोका, इसको हम लोग घूम चुके हैं, अच्छे से देख चुके हैं, और इसकी जो हिस्ट्री थी वो भी हम समझ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे हमको एक गाइड मिल गए थे, उन्होंने हमें अच्छे से यहाँ की हिस्ट्री को समझा दिया कि क्या यहाँ की हिस्ट्री है। और यहाँ पे जो माता हैं जिसको यहाँ पे पूजा जाता है, जीवंत माता जिनको हो, मतलब आप लोगों ने कहीं पे भी इस तरह की कोई भी माता नहीं सुनी होंगी, किसी भी भगवान के जीवंत मतलब किसी भगवान को नहीं पूजा जाता होगा, लेकिन यहाँ पे जीवित अवस्था में यानी जीवंत अवस्था में माता को पूजा जाता है। ये यहीं पे ऐसी प्रथा है। तो इसके बारे में गाइड ने हमें अच्छे से बताया। और
टाइम भी काफ़ी हो गया है, अभी हम दूसरी जगह पे निकलेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। अभी मैं नेपाल में हूँ, तो नेपाल की और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाने की कोशिश करूँगा। अभी तो हमने नेपाल में एंट्री की है, काठमांडू से हम और भी आगे जाने वाले हैं, तो आपको नेपाल की और भी सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।